Welcome back, dear students at Punjab Group of Colleges, Narwal. Our presentation topic is limiting reactant. जिस टॉपिक के ऊपर आज हमने डिस्कशन करनी है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, अच्छी तरह से समझना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस करते हैं। बच्चों, शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो ऊपर लाइनें लिखी हुई यहाँ तक मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जितना जितना मैंने क्रॉस किया है इतना बस आपने इसको एक मरतबा रीड आउट करना है। इसमें से याद करने वाला कुछ नहीं है। और यहाँ 3 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, इसमें से कोई भी एक आप कर सकते हैं। तो पहली डेफिनेशन ऊपर रेड कलर में लिखी हुई है, जो ये लिखी हुई है सबसे ऊपर, द रिएक्टेंट विच गिव लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट होंगे, अगर उन दोनों रिएक्टेंट में से कोई एक ऐसा रिएक्टेंट होगा जिसने पहले कंज्यूम हो जाना है और जिसने प्रोडक्ट भी कम देना है, यानी कि दी हुई बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे उसको आप किसका नाम दे देते हो? लिमिटिंग रिएक्टेंट का। तो ये डेफिनेशन एक ऊपर लिखी हुई है। दूसरी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ, रिएक्टेंट विच इज़ कंज्यूम अर्लियर इज़ कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। मतलब कि किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोई रिएक्टेंट जब पहले ही ख़त्म हो जाता है, जल्दी कंज्यूम हो जाता है, तो उसे आप किसका नाम दोगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट का। और तीसरी डेफिनेशन लिखी हुई है ये ब्लू लाइन में यहाँ, द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ अ रिएक्टेंट दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन अ केमिकल इक्वेशन ड्यू टू इट्स स्मॉलर अमाउंट। बात को ज़रा समझें, वही बात जो हमने पहले की है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के बनने वाली जो प्रोडक्ट है उसको कंट्रोल करती है। कंट्रोल का मतलब क्या है कि उसके मुताबिक प्रोडक्ट बननी है। दोबारा सुने कि जो रिएक्शन आपको दिया हुआ है उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हैं जो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, तो जाहिर बात है उसने ही रिएक्टेंट या उसने ही इस पूरे रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है उसको कंट्रोल करना है। तो हम कह सकते हैं कि इसका काम क्या है कि इसने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को क्या करना है? कंट्रोल करना है। यानी कि अगर तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी तो प्रोडक्ट कम होगी, अगर ये लेट ख़त्म होगी तो प्रोडक्ट ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का ही काम है कि इसने अमाउंट को, किसकी अमाउंट को? प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करना है। डेफिनेशन लिख लेनी है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने करना किस तरह है? पहले डेफिनेशन लिख लेनी है, 2 लिख लें या 3 लिखनी है, 1 लिखनी है, लिखनी लाजमी। उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन में इसकी एग्जांपल्स कोट करनी है। आपकी बुक में बच्चों सिर्फ 2 एग्जांपल लिखी हुई हैं, मैंने आपको 4 एग्जांपल्स बतानी हैं। जो 2 नहीं लिखी हुई ये आपने लिख लेनी है। पहली एग्जांपल नंबर 1 लिखा हुआ है यहाँ, मैं पहले पढ़ूंगा उसके बाद समझाऊंगा। गौर से पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है। द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज एनालॉगस टू द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ कबाब एंड द स्लाइसेस टू प्रिपेयर सैंडविच। आपके पास कबाब होंगे, स्लाइसेस होंगे, जिससे आपने सैंडविच प्रिपेयर करनी है। आगे, इफ़ वी हैव 30 कबाब, आपके पास कबाब टोटल कितने हैं? 30 कबाब हैं। एंड 5 ब्रेड्स हैविंग 58 स्लाइसेस। आप बच्चों स्लाइसेस क्या होते हैं? आप वो बर्गर वगैरह खाते हैं तो एक बन उसके ऊपर होता है और एक नीचे होता है, उसको आप किसका नाम देते हो? स्लाइसेस का। आपके पास कितने हैं टोटल? 58। देन वी कैन प्रिपेयर ओनली 29 सैंडविच। अब बच्चों आप देख रहे हैं 30 कबाब के लिए स्लाइसेस भी कितनी चाहिए? 60 चाहिए। समझ आ रही बात की? एक स्लाइस ऊपर और एक नीचे, सेंटर में कबाब, तो आपके पास तो जाके पूरा वो सैंडविच बनेगी। तो जब आपके पास 30 कबाब हैं, 58 स्लाइसिस हैं, तो 30 कबाब 58 के लिए आप देख रहे हैं 29 कबाब ही, ये जो आपके पास सैंडविच बनेंगी वो कितने बनेंगी? 29। आगे लिखा हुआ है कबाब विल एक्स्ट्रा, यानी कि 29 कबाब काफ़ी होंगे 58 स्लाइसेस के लिए ताकि आपके पास सैंडविच बन जाए।
अब 1 कबाब विल बी एक्स्ट्रा, यानी कि आपके पास कबाब एक एक्स्ट्रा है तो स्लाइसिस एक कम हो गई है, 2 स्लाइसिस क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं। अब जो चीज़ कम है, जो जल्दी कंज्यूम हो गई हैं, जो अर्लियर ख़त्म हो गई हैं, उसको आप किसका नाम देते हो, लिमिटिंग रिएक्टेंट का। तो अब कबाब और स्लाइसिस में से कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ, स्लाइसिस। बच्चों बात दोबारा सुन लो, आपके पास 30 कबाब हैं, 58 स्लाइसिस हैं। जब आप इससे सैंडविच प्रिपेयर करोगे तो आपके पास 29 सैंडविच प्रिपेयर होंगी। आपके पास कबाब एक बच जाएगा लेकिन स्लाइसिस ख़त्म हो जाएंगी। तो जो चीज़ पहले ख़त्म हो जाए, जल्दी कंज्यूम हो जाए, तो उसको आप किसका नाम देते हो, लिमिटिंग रिएक्टेंट का। तो स्लाइसिस इसमें फिर क्या हुई, लिमिटिंग रिएक्टेंट। फिर आगे एक बात कहता है कि कुछ बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन आता होगा कि सर हम 58 स्लाइसिस की बजाय 68 ले लेते हैं, लेकिन कहता है कि इट इज़ अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ये हम थ्योरेटिकल तो कह सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली ये काम नहीं कर सकते कि वी हैव कैन नॉट परचेज एग्जैक्टली 60 स्लाइसेस फॉर 30 कबाब, इट प्रिपेयर 30 सैंडविच। तो बच्चों ये कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंटली होती हैं, जो एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म हो तो ही उसको माना जाता है, खुद से इसको नहीं माना जा सकता। एक एग्जांपल ये। दूसरी एग्जांपल, आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाना है। दूसरी एग्जांपल मेंशन की है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। अब आप नीचे पढ़ें, साथ साथ समझते जाएं। वी टेक 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। 2 मोल का मतलब क्या है, कितने ग्राम है। बच्चों आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, एक हाइड्रोजन का 1 + 0, लेकिन हम ज़्यादातर 1 लेते हैं। तो 2 है तो 2 का 2 हो जाएगा, लेकिन कितने मोल हैं, 2। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने ग्राम, 4 ग्राम। टू रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो कितने मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2। तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और 2 का 32, लेकिन जब 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो आप कहेंगे कि इसका जो एटॉमिक मास है वो इसके ग्राम है वो किसके, वी विल गेट ओनली 2 मोल्स, यानी कि 36 ग्राम ऑफ वाटर एक्चुअली वी गेट। अब बच्चों इक्वेशन को देखें तो यहाँ हाइड्रोजन के भी 2 मोल हैं लेकिन ऑक्सीजन का तो 1 है, लेकिन ऊपर कह रहा है कि अगर हम 2 हाइड्रोजन के मोल को 2 ही ऑक्सीजन के मोल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास 36 ग्राम ऑफ वाटर आएंगे। आगे देखें 2H2O बना है, तो हाइड्रोजन वाटर के एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो 18 के बराबर है, तो 2 का किसके बराबर हो जाएगा, 36 ग्राम ऑफ वाटर के। लेकिन एक्चुअली है क्या, आगे लिखा हुआ है एक्चुअली वी विल गेट 2 मोल किसके, ऑक्सीजन के, 2 मोल ऑफ वाटर बिकॉज 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के तो 2 ही मोल हैं, यानी 2 मोल का मतलब क्या है, 4 ग्राम है। हाइड्रोजन के तो 4 ही ग्राम है, लेकिन जो ऑक्सीजन को उसका कितने मोल हैं, 1 मोल है उसका। बात दोबारा सुने कि इक्वेशन को देखें, बैलेंस हमने ऊपर कहा था लिमिटिंग रिएक्टेंट में का इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, साथ ये भी कहा था। अब उसी को भी इस बना के हमने आगे चलना है। हमने कहा था कि पहले हमारे पास हमने एक बात कही है कि हाइड्रोजन के 2 मोल थे तो ऑक्सीजन के भी 2 मोल, जब रिएक्ट करते हैं तो वाटर के 2 मोल बनते हैं। अब वाटर का 2 मोल का मतलब क्या है, 36 ग्राम। ये किस तरह पता चला, क्योंकि वाटर के एक मॉलिक्यूल का जो मोलर मास है वो 18 है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 36। लेकिन कहता है हकीकत में है क्या कि वी गेट 2 मोल, कहता हम 2 ही मोल हासिल करेंगे वाटर के। कब, जब 2 मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट करेंगे 1 मोल ऑक्सीजन के साथ। अब 1 मोल ऑक्सीजन के साथ आगे लिखा हुआ 32, तो आपको पता है बच्चों सिंगल ऑक्सीजन जो होती है मोनोटॉमिक, उसका एटॉमिक मास 16 है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 32 ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक। सिंस लेस हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, अब देखें बच्चों जो हाइड्रोजन आपके पास प्रोडक्ट में बनी है या रिएक्टेंट में देख लें। अब हाइड्रोजन रिएक्टेंट में देख लें कि 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आप कह लें कि 1 पॉइंट समथिंग है, तो H2O का मास 2 हो जाएगा, तो 2 के लिए कितना आ जाएगा, 4। लेकिन ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा, वो 1 के लिए 16 तो 2 के लिए 32, यानी कि दोनों में से मिकदार कम किसकी है, किसने पहले ख़त्म हो जाना है। एक की 4 है तो एक की 32 है, तो अगर 2 मोल ले लें तो वो 64 के बराबर हो जाएगी, अगर हाइड्रोजन के 2 मोल ले लें तो वो 8 ग्राम के बराबर हो जाएगी। तो फिर भी हाइड्रोजन ने ही कम रहना है और ऑक्सीजन ने ज़्यादा हो जाना है।
तो हाइड्रोजन पहले ख़त्म हो जाएगी, तो फिर उन दोनों में से जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कौन सा होगा? हाइड्रोजन इज़ आ लिमिटिंग रिएक्टेंट। बात को गौर से सुने कि हाइड्रोजन के 2 मोल थे, तो हाइड्रोजन का मास ग्राम किसके बराबर होगा? 4 के। तो ऑक्सीजन 32 की। जब हाइड्रोजन को 4 मोल कर दिए तो इसका मतलब 8 ग्राम हो जाएगा। तो फिर ऑक्सीजन के भी हम 2 टाइम करेंगे तो वो 64 के बराबर हो जाएगा। तो दोनों में से फिर भी कम मिकदार किसकी है? हाइड्रोजन की ही। चाहे वो 8 है चाहे वो 4 है, लेकिन वो ऑक्सीजन से कम है। तो इसलिए हम फिर कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। 2 एग्जांपल्स ये हैं। तीसरी एग्जांपल जी मैंने यहाँ लिखी हुई है साइड पे, बर्निंग ऑफ अ कोल। जब बच्चों आप कोयले को जलाते हैं, किसकी प्रेजेंस में जलाते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो आपको पता बच्चों ऑक्सीजन तो प्रेजेंट रहती ही है वहाँ, लेकिन जो कोल है, जो जलने वाली चीज़ है, ये ख़त्म हो जाती है। तो ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में है और जो कोल है वो लिमिटेड अमाउंट में है, तो फिर कोल को क्या कहेंगे कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब इसके अलावा 4th वन वाली एग्जांपल आपने ये कोट करनी है कि रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या करनी है? रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब बच्चों आयरन को जंग लगता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नमी भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, यानी कि वाटर की मौजूदगी में भी होती है। अब बच्चों आपके पास जो लोहा है, जो मेटल है, वो तो कम हो जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन फिर भी एक्सेस अमाउंट में ही है। तो हम क्या कहेंगे कि जो आयरन है वो क्या है? आयरन इज़ आ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इसके बाद जो ये आपने जब एग्जांपल्स लिख ली है, फिर आगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट की। लिमिटिंग रिएक्टेंट की आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं? ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला पॉइंट ये है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। जो आपको रिएक्शन दिया होगा उसमें जो नंबर ऑफ मोल होंगे रिएक्टेंट के वो देख लें। अगर उसके मोल कम होंगे तो आप देख के बता सकते हैं कि ये रिएक्टेंट हैं, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंटली भी होते हैं। दूसरी बात, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके देख लो कि जिसके मोल कम है वही क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट होंगे। और तीसरा पॉइंट भी है इसका आइडेंटिफिकेशन का। तीसरा पॉइंट ये है कि जिसके नंबर ऑफ मोल कम हुए, लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हुई, उसी आप किसका नाम देते हुए ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इस तरह आप किसी भी दी हुई बैलेंस केमिकल इक्वेशन में से लिमिटिंग रिएक्टेंट की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह लिखना है? सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने इसकी एग्जांपल्स ये चारों कोट करनी है ताकि लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाए। और एंड पे आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट की ये 3 पॉइंट्स भी आपने लाजमी लिखने हैं। इस तरह से आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था लिमिटिंग रिएक्टेंट। बच्चों उसके बाद आ रहा है यील्ड। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन, पेपर में ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपने अच्छी तरह से देखना है बहुत छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, ईजी है बहुत। यील्ड कहते हैं किसको हैं बच्चों? जो पैदावार होती है उसको आप क्या कहते हो? यील्ड। किसी भी प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? यील्ड। पहले डेफिनेशन दी हुई है पहली लाइन में कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इन अ केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन। किसी भी दी हुई केमिकल रिएक्शन से जो हम प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं उसको आप क्या कहते हैं? यील्ड। और बच्चों यील्ड को आप एक्चुअल यील्ड का नाम भी दे सकते हो, यानी कि यील्ड और एक्चुअल यील्ड दोनों की डेफिनेशन सेम हुई। तो ये पहला में डेफिनेशन लिखी हुई हैं। उसके बाद थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? इसमें 2 डेफिनेशन है, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी हमने इक्वेशन को डिराइव करके कैलकुलेट करनी है जो यील्ड, उसको आप किसका नाम दोगे? थ्योरेटिकल यील्ड का। यील्ड भी होगी, एक्चुअल यील्ड भी होगी और थ्योरेटिकल यील्ड। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई एक्चुअल यील्ड इज़ लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। ये क्वेश्चन मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है और ये नीचे एक लाइन अंडरलाइन की हुई है रेड कलर की। ये क्वेश्चन इसमें बुक में भी है, तो आपने ये यहाँ से मार्क कर लेना है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन क्या है। पहले इस क्वेश्चन को समझें कि एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल यील्ड के। तो इसकी जिस तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, हमारे अब जो गंदम का सीज़न चल रहा है, हम जब फसल उगाते हैं तो हम एस्टीमेट लगाते हैं कि हमारी जब फसल हो जाएगी तो इतने मन होगी या इतने किलोग्राम होगी या इतने होगी, इतने टन होगी, जितनी भी होगी, यानी कि जो हम अंदाज़े लगाते हैं। अब जो हमने अंदाज़ा लगाया हुआ था, जब हमारी फसल कट के घर आई
तो अब हम जब उसको वेट करेंगे, तोलेंगे, तो आप देखेंगे जो वैल्यू आपने बताई थी, जो आपने एक्चुअल यील्ड बताई थी कि हो सकता है हमारी जो फसल है वो 40 मन हो, जब वो घर आए तो हो सकता है वो 35 मन रह जाए, 36 रह जाए, 37 रह जाए। अब इसमें डिफरेंस क्यों आता है, पहले तो मैं कॉमन बताऊंगा, उसके बाद हम बुक में देखेंगे। जिस तरह जब हम अब कटाई का मौसम चल रहा है, जब फसल काटते हैं तो जब उसको थ्रेशर में से गुजारा जाता है, हार्वेस्टर में से गुजारा जाता है, तो बच्चों कुछ जो दाने हैं, कुछ जो ग्रेन्स हैं फसल के, वो ज़मीन में ही रह जाते हैं, और कुछ जब फसल पकने के दौरान जानवर ने खा ली थी, अब वो भी वहाँ से कम हो गई। या फिर ऐसे कह लें, जब कुछ लोग मांगने वाले भी आ जाते हैं, जब वो आते हैं थोड़ी उसको भी दे दी, इस तरह वो जो उशर है वो भी निकाल दिया। अब हमने जो एस्टीमेट लगाया था वो जाहिर सी बात है जब हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आएगी वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल वैल्यू की। ये मैंने आपको कॉमन एग्जांपल दी है, तो इसी को बेस बना के आज हमने आगे चलना है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये नीचे मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं 6, इसको आपने लिखना है तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला काम क्या है, फिल्ट्रेशन। जब आपने इसको साफ़ करना है, फ़िल्टर करना है, तो कुछ चीज़ें अनफिल्टर रह जाएंगी जिसकी वजह से उसकी यील्ड कम हो जाएगी। दूसरी बात, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन। जब आपने डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू आपने किसी चीज़ की सेपरेशन करनी है, उस वक्त भी जो आपकी यील्ड है वो कम हो सकती है। सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल, फनल के थ्रू जब आपने सेपरेशन करवानी है तो भी फसल की जो मिकदार है, जो अमाउंट है वो कम हो सकती है। उसके बाद फोर्थ वन वाला पॉइंट है वाशिंग, वाशिंग के दौरान भी कम हो सकती है। चौथी बात है ड्राइंग, इसके दौरान भी कम हो सकती है। फिर लास्ट वाला पॉइंट है क्रिस्टलाइजेशन, को इसको क्रिस्टल में कन्वर्ट करना। अब आप ये सारी बातें फसल में ही ना लेके जाएं, ये हमारी लैब में काम होते हैं कि हमने कोई चीज़ प्रोडक्ट बनाई है, तो जब हमने इनको इन प्रोसेस के थ्रू गुजारना है तो वो उसकी जो एक्चुअल अमाउंट है वो कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल यील्ड के। तो ये आपने 6 पॉइंट इसमें मेंशन करने हैं और आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नीचे की बात लिखी हुई है कि केमिस्ट इज़ यूजुअली इंटरेस्टेड इन द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। हर केमिस्ट की ये कोशिश होती है कि जो को काम कर रहा है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो। एफिशिएंट का मतलब उसकी जो यील्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो मिकदार ज़्यादा हो, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो। तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वो क्या करता है, एज अ केमिस्ट हम भी क्या करना है पसंद करेंगे, तो उसको एक्सप्रेस करेंगे किसके साथ, कंपेयर करके एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड के साथ, और उसकी परसेंटेज फाइंड करके। यानी कि केमिस्ट की ये ज़रूरत होती है कि, या उसकी ये कोशिश होती है कि जो हमारी यील्ड है इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा आए ताकि इसका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या केमिस्ट क्या करते हैं कि उसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। किस तरह, दोनों को कंपेयर करके, एक्चुअल यील्ड को और थ्योरेटिकल यील्ड को। तो फिर परसेंटेज का फार्मूला क्या हुआ बच्चों, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाई 100। जब ये हम काम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल यील्ड आ जाएगी। तो जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो सारा लिखना है। कुछ बच्चे होते हैं तो सिर्फ लिखते हैं यील्ड की डेफिनेशन लिखते हैं, एक्चुअल यील्ड की, थ्योरेटिकल यील्ड की और परसेंटेज यील्ड एंड पे बता दें इसका फार्मूला ये है। तो बच्चों जो इसके सेंटर में लिखा हुआ है पैराग्राफ, ये भी आपने लाजमी मेंशन करना है कि वाई एक्चुअल यील्ड इज़ लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो उसके बाद परसेंटेज यील्ड की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो फिर क्या लिखना है, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू, इट इज़ द रेशो बिटवीन एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाई 100, इट इज़ कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। इसके दरमियान रेशो है ना, इसको आप रेशो का नाम दे सकते हो। तो इस तरह आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ये आपका आज का लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अच्छी तरह से इसको देख लें, अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन।